सो जय हिंद बडीज यार, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दी वन एंड ओनली डिफेंस चैनल कैडेटियंस। ठीक है बॉस, तो अभी हम जो जीटीओ सीरीज कर रहे थे ना, बेसिकली मास्टर एसएसबी सीरीज में अभी तक हम आपका डे 1 कंप्लीट कर चुके थे जीटीओ में, जहाँ पे मैंने आपको जीडी से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर था, मैंने आपको एक एक एक्सपेक्ट के बारे में समझाया था। एंड जिन्होंने भी बॉस लीड बताई थी ना, ठीक है, जिन्होंने भी मेरे को टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज किया था, सो आई हैव टोल्ड कि भैया कौन सी लीड आपके लिए बेटर हो सकती है ना। अभी मैंने वाईटी के कमेंट नहीं करे हैं उसके रिप्लाई, सो डोंट वरी, उसके लिए भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर जीपी की बात करें तो आज बात करने वाले हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब बॉस वाई आई हैव रिटन ऑन दी थंबनेल कि भैया 90% आपकी जो बोल सकते हैं OLQs होती है ना, वो इस टेस्ट में आइडेंटिफाई कर ली जाती है। एंड ट्रस्ट मी बॉस, अगर आप जीपी में अच्छा करते हो ना, क्योंकि जीपी एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ये कंफर्मेटरी सीरीज का टेस्ट नहीं होता है। जीपी, जीडी, पीजीटी, जीओआर एंड आपका बोल सकते हैं कि एचजीटी, ये 5 टेस्ट आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट में आते हैं। बाकी के 4 आपके, क्योंकि जीटीओ में आपके टोटल 9 टास्क होते हैं, ठीक है, जीटीओ में आपके टोटल 9 टास्क होते हैं। बाकी के 4 आपके किस में आते हैं, कन्फर्मेटरी सीरीज में आते हैं, जिसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी भी लो है, देन डोंट वरी। अगर आपको जीटीओ ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया इन 5 टास्क में, देन यू आर ऑन अ यस मोड अकॉर्डिंग टू दी जीटीओ, ठीक है। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज प्लेस अ क्रूशियल रोल। बेटा अगर यहाँ पे बिल्कुल भी आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क लगवा लिया, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगवा लिया, कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर को गलत कर लिया, सॉल्यूशन लिखने में गलती कर दी, डिस्टेंस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, मतलब इतने सारे एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि दिस इज द ओनली टास्क वेयर यू हैव टू यूज योर अ कंप्लीट सेंस ऑफ माइंड, अ कंप्लीट सेंस ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि आपको रिसोर्सेज का एकदम एक्सटेंसिवली यूज करना है। मे बी ऐसा कोई रिसोर्स हो सकता है जो आपको विजिबल ना हो, लेकिन अगर सामने वाले ने यूज कर लिया, आपके ओपोनेंट ने यूज कर लिया, बहुत अच्छा उसे एक्सरसाइज मिलने वाला है। एंड मैं आपको आज की ही वीडियो में बताऊंगा व्हाई आई गॉट द गुड रेटिंग फ्रॉम द जीटीओ, एटलीस्ट आई नो दैट, ठीक है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जीपी के बारे में। चलो यार स्टार्ट ही करते हैं फिर तो स्लाइड। लेकिन सबसे पहले जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हर एक सीरीज में कि भैया अगर ये टास्क है, देन व्हाई दिस टास्क इज इंक्लूडेड इन दिस एसएसबी सीरीज, ठीक है क्यों एग्जैक्टली। अब जीपी जो आपको पहले जीटीओ बताता है वो बता देता हूँ। जीपी एज अ नेम सजेस्ट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मतलब ग्रुप को कुछ प्लान करके कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट करनी होती है, इसी को हम मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। जीटीओ आपको बोलेगा कि भैया, क्योंकि आप जब रियल लाइफ में जब आप बीइंग एन ऑफिसर जाते हो या कहीं पे लीड कर रहे होते हो, तो आपको मल्टीपल ट्रेन्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। मे बी आपके पास रिवर्स हो सकती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। एंड आपको डिफरेंट आपके पास सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपके पास कोई एक आप टीम लीड कर रहे थे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं लेफ्टिनेंट की बात करूँ तो आप प्लाटून को लीड कर रहे थे, एंड वहाँ पे आपके पास 5 से 6 डिफिकल्टीज एक साथ आ सकती हैं। अब एट दैट टाइम ना आपको बोल सकते हैं कि एक ही टाइम पे उन सारी प्रॉब्लम्स को टॉक आउट करना होगा, मतलब सबको हैंडल करना होगा, है ना। एक ही टाइम पे आपको सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। एंड वो भी किस में होना चाहिए, करेक्ट मैनर में होना चाहिए, करेक्ट मैनर में होना चाहिए। अदरवाइज पता पड़ा किसी की अर्जेंसी ज़्यादा थी एंड आपने वहाँ पे अगर कम बंदे भेज दिए, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं। इसी के साथ आप कौन सा वे यूज़ करने वाले हो उस बंदे की हेल्प करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए ग्रुप प्लान एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन द एसएसबी, जो कि आपकी बोल सकते हैं कि मतलब जितनी आपकी जो OLQs जेन्युइनली मिलिट्री में रिक्वायर्ड होती है ना, वो दिस इज द टेस्ट वेयर यू मतलब आपकी सारी क्वालिटीज निकल के आ जाती हैं। एंड क्योंकि इसके साथ सिर्फ इतना तो होता नहीं है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिख के भी दिखाना होता है, तो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शोकेस होती है कि भैया इतना सारा जो डाटा है, इतना सारा जो आपको बोल सकते हैं कि रॉ डाटा मिला है, उसको आप कैसे एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिख पाते हो अपने जो भी आपको मतलब आंसर शीट वगैरह दी जाती है उसमें कैसे लिख रहे हो। थर्ड वन, क्योंकि इसमें जीडी भी होता है, तो हाउ यू कोऑपरेट विद द अदर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं कि नॉलेज का बहुत बड़ा गेम है। जीपी करने जा रहे हो, सबको पता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हाउ यू टैकल देम, बीइंग एन लीडर, बीइंग एन बोल सकते हैं कि आर्म फोर्सेस ऑफिसर, आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हो, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी कैसी है। अगर जेन्युइनली आपका आइडिया फ्रूटफुल होता है तो वैसे ही लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ ना, एन नंबर ऑफ क्वालिटीज देखी जाती हैं। अगर मैं आपको फैक्टर 1 फैक्टर 2 ऐसे गिराने लगूँ तो शायद आपको नहीं बताओ, अगर किसी ने देखी है तो देखना बस, फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 4 एंड फैक्टर 3 की जो लास्ट की 2 क्वालिटीज है जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, वो सारी कैलकुलेट होती हैं। फैक्टर 5 क्योंकि अपना स्टेमिना वगैरह से रिलेटेड होता है, उसकी इमेजिनेशन इसमें यूज होती है। जैसे कि अगर कहीं पर रनिंग करके जाना है, कहीं पे बोल सकते हैं स्विमिंग करके जाना है, वैसे ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। बट फैक्टर 5 इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि फैक्टर 5 के बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके जीपी में आने के। बाकी फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैक्टर 3 की लास्ट की 2, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द सिचुएशंस वेयर वी फेस मोर देन वन प्रॉब्लम, ठीक है। हम डेली लाइफ में एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं ऑफ द डिफरेंट ग्रेविटी साइमल्टेनियसली, हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स अंडर अ सिचुएशन, गिवन नेसेसरी इंपॉर्टेंस टू एवरी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को नेसेसरी इंपॉर्टेंस देनी है। मेक्स हिज कैरेक्टर इन द लाइफ ऑफ
in the life of any officer, such situations occur more often. They have to make many critical decisions simultaneously, and one wrong decision may not only affect its entire troop but can also affect the nation as a whole. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेशन की बोल सकते हैं कि प्राइड स्टेक पे लगी होती है. ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज अ वर्चुअल और द स्टोरी टाइप adaptation of such a situation. This is also one of the important tasks of the SSB interview where almost every OLQs are tested. देख लो बॉस क्या लिख रखा है, where almost every OLQs are tested. ठीक है, ऐसी हवा में नहीं बोल रहा था मैं, ये GTO आपको मतलब ये एग्जैक्ट लाइन नहीं बोलता, लेकिन जब वो आपको ब्रीफ कर रहा होता है ना तो आप उसके ब्रीफिंग से ही समझ जाओगे अगर आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे तो. You can understand its gravity by the fact that the handwritten situation given by you in the group planning exercise becomes of the earliest document in your service life. अब ये बात मेरे को एक आर्टिकल के थ्रू पता पड़ी. ठीक है, सो व्हाट इज द थिंग कि जब भैया आप जीपी करते हो, जीपी के आपके जो भी डॉक्यूमेंट, अच्छा ये तो सबको पता होगा ना कि बीइंग एन रिकमेंड, अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो जो भी आपने साइक वगैरह लिख रखे होते हैं, मतलब जो भी आपने पूरे डे में कर रखा होता है, जो भी प्रोसीजर के थ्रू आप गुजरे होते हैं, उन सबकी कंप्लीट फाइल बनाई जाती है जो आपकी मिलिट्री फाइल के नाम से जानी जाती है, जो आपकी लाइफ टाइम रहती है. मतलब ये डाटा उनके पास लाइफ टाइम रहेगा, वेदर यू आर अ कर्नल और कुछ भी बन जाओ आप, या फिर रिटायर भी होते हो. ठीक है, और किसी भी सर्विस में हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके पास ही रिटन डाटा हमेशा आपकी मिलिट्री फाइल में सेव्ड होते हैं. एंड यू पीपल वोंट बिलीव कि जीपी इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज गोइंग टू बी सेव्ड इन योर मिलिट्री फाइल. अब बस इसका अंदाजा लगा सकते हो ना कि 90% से ज्यादा OLQs यहीं पे टेस्ट होने वाली है. आगे और करते हैं, आप GTO की ब्रीफिंग समझ लेते हैं. एक्चुअली मैंने इसमें हाफ ब्रीफिंग इंक्लूड की है. वाई? क्योंकि मैंने आपको आधी से ज़्यादा ब्रीफिंग प्रीवियस लेक्चर में बता दी, मतलब प्रीवियस स्लाइड में बता दी. इसी वजह से GTO कैसे बोलता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GP और समटाइम्स कॉल्ड एज द मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज. मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज देख के कहीं घबरा मत जाने कि भैया ये क्या बता दिया, ये तो भैया ने पढ़ाई नहीं. दिस टास्क एज अ मॉडल प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड पे भी होता है, कभी कभार क्या होता है 2D भी होता है, अगर इनकेस ऐसे कोई बोर्ड में नहीं है 3D में तो वहाँ पे 2D में अवेलेबल होता है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम्स वेयर आर गिवन टू यू. इनिशियली द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव इन हिज सॉल्यूशन एंड देन डिस्कस विद इन हिज ग्रुप एंड कम टू अ कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन. सो अनलाइक द ग्रुप डिस्कशन वेयर नो कंक्लूजन वाज टू बी रीच्ड इन द एक्सरसाइज. देखो यहाँ पे भी मेंशन करता है GTO के भैया ग्रुप डिस्कशन में जहाँ पे आपको किसी एक कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं आने थे, जहाँ पे नहीं आना था, बट GPE में आपको कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस लाने हैं. आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए बाय प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम इन द एफिशिएंट मैनर. ठीक है, आगे बात करते हैं. द कैंडिडेट्स हैव टू रीच अ डेफिनेट कंक्लूजन. मैं इसको हाईलाइट करते हैं. द कैंडिडेट्स हैव टू रीच अ डेफिनेट कंक्लूजन. दिस इज म्यूचुअली एग्रीड ऑन अपॉन द ग्रुप सिचुएशन. ठीक है, ग्रुप सॉल्यूशन. दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन द 5 स्टेजेस. कंप्लीट 5 स्टेजेस होती हैं. अच्छा ये क्या है, ये नॉर्मल बेसिक थिंग्स है, इसलिए मैं इनको थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, है ना. काफी लोगों को पता भी होंगी. जो मेन क्रक्स है, जो मैं बताऊंगा मैं कैसे GPE लिखता था, एंड एक आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा. ठीक है, एक GPE में लेके आया हूँ. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो जल्दी से हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं. जैसे कि स्टेज नंबर 1 में एक्जैक्टली होता क्या है, तो स्टेज नंबर 1 में पहले आपको GTO ब्रीफ करेगा, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा. ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी वो 3D दिखा रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि 2D दिखा रहे हैं, वो आपको दिखाया जाएगा. एंड आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे कौन सा विलेज है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं. In stage 1, GTO explains only one various features of the model laying on the ground. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ग्राउंड में होता है. अच्छा, AFSB मैसूर में भी आप जिस भी रूम में बैठोगे सर्कल आउट करके, है ना, सेमी सर्कल फॉर्म में, तो आपके जस्ट सामने एक बोल सकते हैं कि जहाँ पे PPT कंडक्ट होता है ना, वहीं पे एक टाइप का क्लॉथ डला होता है. ठीक है, किसी एक मॉडल के ऊपर, एग्जैक्टली वही आपका GPE का मॉडल होता है. आगे करते हैं. ही विल टेल यू अबाउट द मार्क्स, डायरेक्शन, स्केल एंड अदर फीचर्स ऑफ द मॉडल लाइक रोड्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. अब किसी को नहीं पता तो भैया मेटेलिक वो रोड होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली मैं बोलूँ पक्का रोड. पक्का रोड मतलब जहाँ पे आपको गड्ढे वगैरह देखने को नहीं मिलते, मिट्टी के रोड नहीं होते बेसिकली, या तो ये डामर के रोड होते हैं या फिर ये वाले होते हैं इंटरलॉक रोड होते हैं. ठीक है, या फिर आप बोलो सीमेंट वगैरह के रोड होते हैं. नॉन मेटेलिक रोड्स वो रोड्स होते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं, जो कि आपको गांव वगैरह में जाना देखने को मिलते हैं. जब भी आपने देखा होगा कि मेन रोड से गांव के लिए, जैसे हमें खेत पे जाना है तो खेत पे जाने के लिए जो रोड यूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको नॉन मेटेलिक रोड की कंसिडरेशन में लेते हैं. ठीक है, आगे क्या हो सकता है, डैम्स मिलेगा आपको, नालास मिल सकते हैं, रिवर्स मिल सकते हैं, रेलवे लाइंस मिल सकती हैं, पुलिस पोस्ट मिल सकती है, जंगल और एनी अदर फीचर डाउट्स इफ एनी आर टू बी क्लियर्ड एट द एंड ऑफ द स्टेज. ठीक है, तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है ना. सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मेटल रोड, नॉन मेटल रोड, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फॉरेस्ट स्टेशन भी देखने को मिलते हैं किसी GP में. सो एक्जैक्टली जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं वो आपको सारे देखने को मिलते हैं. ठीक है, इन द स्टेज 2 में क्या होने वाला है, स्टेज 2 में GTO आपको ब्रीफ करेगा कंप्लीट कि भैया सिचुएशन है क्या एंड आपको कहाँ पे हो, कहाँ से कहाँ को जाना है. ठीक है, देखते हैं. इन स्टेज 2 GTO रीड्स अ स्टोरी connected with a model laying on the ground. The story has certain problems. यहाँ से
थिंग्स स्टार्ट होती हैं। द स्टोरी हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स इन इट लाइक अ पर्सन हु इज इंजर्ड और एनी अनसोशल एलिमेंट मिक्सिंग पॉइजन इन अ वाटर टैंक एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली यार 4 से 5 प्रॉब्लम दी जाती हैं। जीपी सो मतलब बोल सकते हैं कि सो एक्सपोज्ड है बिल्कुल कि करना क्या है। ठीक है, अगर आप उसको करेक्ट वे में करते हो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रॉब्लम भी बता दूंगा कि अभी आप बॉस आपकी जीपी में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, डाउट्स आर टू बी क्लियर एट द एंड ऑफ द स्टेज। अच्छा, अगर इनकेस कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि भैया पहली ही बार में अच्छे से सुन लो, जिससे डाउट पूछने को ना पड़े। ठीक है, इससे आपकी अटेंशन एबिलिटी से होती है कि भैया पहली बार में समझ ही नहीं पाए जीटीओ बोल क्या रहा था। सो बेसिकली आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है मॉडल के बारे में। जो भी नैरेटिव दो आपको दिया जाएगा, अभी जस्ट स्टेज 3 में आपको नैरेटिव दिया जाएगा फिर पढ़ने के लिए। बाकी स्टेज 2 में वो खुद आपसे खुद नैरेटिव पढ़ते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। जैसे स्टेज 1 में जब आपको जीटीओ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ है, तभी आपको भी याद कर लेना है कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ है एंड वहाँ की डिस्टेंसेस कितनी है। ठीक है, इतना टाइम आराम से मिल जाता है कि आप देख पाओ। देखने की ठीक बात, जैसे ही स्टेज 2 में जहाँ जहाँ जीटीओ जो बोलता जाए, मेक श्योर करना कि आप उन बोल सकते हैं कि जो भी विलेजेस हैं, जो भी ब्रिज है, जहाँ पे भी जाने वाले हो, कोई पिकनिक का स्पॉट हो सकता है। ठीक है, कोई बोल सकते हैं कि कहीं का भी कोई भी स्पॉट हो सकता है, आपका बास्केटबॉल का गेम हो सकता है, फुटबॉल का गेम हो सकता है, आपको किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में जाना था, डिस्टेंसेस मेजर कर लेना। कैसे, मतलब सिंपली आप जो देख लो, जैसे आपने देखा कि भैया यहाँ पे कोई गांव है रामपुर करके, ठीक है, ये ए गांव है रामपुर, यहाँ पे बी गांव है पालमपुर, यहाँ पे सी हमारा ये बास्केटबॉल का। आप एक एस्टिमेटेड लगा लो कि भैया ये शॉर्टेस्ट रूट इसके लिए हो सकता है, ये दूसरा शॉर्टेस्ट रूट यहाँ के लिए हो सकता है, एक ही ये रूट हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि जीटीओ इसी नैरेटिव को 2 बार पढ़ता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जीटीओ इसी नैरेटिव को 2 बार पढ़ता है। अब यार ये थोड़ा ना बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब जीटीओ के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने सभी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये समझ में आ गया, स्टिल वो 2 बार रिपीट करते ही हैं। ठीक है, बट कभी कभार जैसे अगर ऐसा हो जाए कि नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि भैया से बोलने लगो कि भैया कैडेटियंस आपने तो कहा था 2 बार करोगे, उन्होंने तो किया नहीं, तो ऐसा नहीं होता। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते हैं। सो सेकेंड टाइम पे क्या करना है, जो भी आपको जैसे जो भी आपको मॉडल वगैरह दिया जाएगा ना, उसमें स्केल्ड मेंशन होती है। जैसे उन्होंने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे करके वो कुछ मेंशन करते हैं। ठीक है, सो आपको उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेटेड, आपको एटलीस्ट मतलब अंदाजे से समझ लो कि भैया ये 15 सेंटीमीटर हो सकता है। अच्छा, 15 सेंटीमीटर वो छोटी वाली स्केल आती है। ठीक है, आप याद रखोगे कि जिसका थोड़ा ठीक ठाक हाथ होता है ना, उसका पूरा हाथ, मतलब जो मिडिल फिंगर होती है उससे लेके आपके रिस्ट तक एक कंप्लीट 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो इतना आइडिया लेकर रखना। ये नहीं है जीटीओ से पूछने लगो कि सर यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस हो सकती है, एंड ऐसे एस्टिमेशंस लेके चलना जो आपके थोड़े बहुत लायबल हों। ठीक है, मतलब ऐसा उन पर बिलीव किया जा सके, पता पड़े 15 सेंटीमीटर है तो 15 किलोमीटर होना चाहिए, बोल रहे हो 45 किलोमीटर्स। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, आगे याद करते हैं। आगे वैसे मैं सारी चीज़ें लिख के आया हूँ, आपको कौन सी व्हीकल की कितनी स्पीड लेनी है, कहाँ से कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। स्टेज 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आपको नैरेटिव भी दिए जाएंगे, तो उन नैरेटिव्स में दोबारा से जो भी आपने अभी तक स्टेज 1 स्टेज 2 में किया था ना, वो सारी चीज़ों को आपको दोबारा से रिकॉल कर लेना है। देखो बॉस, जीपी इज आ टाइम ड्यूरेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे क्या करते हैं, पहला स्टेज चल रहा है, जीटीओ का काम है यार, वो तो बड़ा एक्सप्लेन करेगा, बाद में हमें तो टाइम मिलेगी। स्टेज 2 में जीटीओ बोल रहा है हमें क्या करना है, हमें तो नैरेटिव मिलेगा तो हम समझ लेंगे, ऐसा नहीं करना होता। टाइम लिमिटेड है, क्योंकि आप जब सॉल्यूशन लिख रहे होगे आपके पास नैरेटिव होगा नहीं, आपका नैरेटिव ले लिया जाएगा। तो इस वजह से इन पॉइंट्स को अभी से याद रखते जाओ। देखो, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए हैं तो आप पहली बार, मतलब एक बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम तो आपने पूरी की पूरी जीपी एक बार अपने माइंड में छाप ली कि भैया कैसी है। स्टेज 1 स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या होगा, अब जब आपका जीटीओ पढ़ना स्टार्ट करेगा, मतलब दोबारा से, या फिर जो आपको नैरेटिव दिया जाएगा इन द स्टेज यू विल बी गिवन द स्टोरी कार्ड, मतलब आपको नैरेटिव अब दिया जा रहा है। ठीक है, स्टेज 3 में आपको नैरेटिव दिया जाएगा, सेम फ्रॉम विच जीटीओ रेड द स्टोरी इन द स्टेज 2 टू रीड फॉर द 5 मिनट्स। अब आपको 5 मिनट मिले हैं, मतलब आपने अब स्टेज 1 स्टेज 2 में जो भी ऑब्जर्वेशन की थी, जो भी आपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट की थी, उनको फिक्स करने का टाइम आ गया कि हाँ भैया मैंने ये सब चीजें सही की थी, एंड जो भी मेरा सॉल्यूशन हो सकता है इसी 5 मिनट में फ्रेम कर लेना है, जो भी सॉल्यूशन हो आपका। ठीक है, आप कहां से कहां जाने वाले हो, कितने ग्रुप को कितने लोगों में बांटने वाले हो, ये सब आपको इन्हीं 5 मिनट में डिसाइड करना है, इन्हीं 5 मिनट में पढ़ना भी है। इसलिए मैंने बोला अगर स्टेज 1 स्टेज 2 को अच्छे से सुन रहे थे तो स्टेज 3 में आपका पढ़ने का टाइम बच जाएगा, जहां पे मोस्टली एस्पिरेंट पढ़ रहे होंगे एंड आप क्या कर रहे होगे, उससे रिलेटेड आप सॉल्यूशन भी बना चुके होंगे। ठीक है, and thereafter the card is collected from you, doubt if any are to be cleared at the end, mostly is at this stage तक, मतलब स्टेज नंबर 3 तक किसी को भी डाउट नहीं होता, कोई भी डाउट के लिए हाथ खड़ा नहीं करता।
स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, स्टेज नंबर 4 में अब आपको दिया जाएगा नैरेटिव, या फिर आपसे पहले तो ये ले लिए जाएंगे, ठीक है। सो बात करते हैं, आफ्टर कलेक्टिंग द स्टोरी कार्ड फ्रॉम यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ शीट ऑफ पेपर, जिसको आंसर शीट बोलते हैं, एंड ऑन दैट शीट ऑफ अ पेपर यू हैव टू राइट योर सॉल्यूशंस इन 10 मिनट्स एंड देयर आफ्टर द शीट विल बी टेकन बैक फ्रॉम यू। अब देखो बॉस, ये जो शीट होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जस्ट चेयर के नीचे विथ पेन विथ पैड, ठीक है, जो आज जिस पैड पे आप लिखने वाले हो वो सारी चीजें पहले ही अवेलेबल होती हैं वहां पे। करना क्या है, जैसे ही उठाओ उसको, सिर्फ ये मत देखने लो कितना स्पेस है। अब क्या करते हैं, कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, भैया पहला पेज भी पूरा भर गया, दूसरा भी पूरा भर गया, एंड अभी तक इनका सॉल्यूशन ही खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं लिखना होता। जीपी के आपके नैरेटिव में सिर्फ ये देखा जा रहा है, मतलब जो भी आपका आंसर शीट है उसमें ये देखा जा रहा है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब आपको इतनी बड़ी प्लानिंग बनानी थी, उसमें आपको शॉर्ट चीजों में कैसे एक्सप्लेन किया। मैं बताऊं आपको, मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं पे कुछ करनी है, कंडक्ट करनी है, आप एकदम से ऑपरेशन में गए, आपके पास कुछ नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, यू आर एट अ डेजर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, आपने भैया रेत देखी, रेत है, आपने एक लकड़ी उठाई, आपने सारी चीजों को मार किया ऐसे ऐसे करके, एंड आपने प्लान बताया कि एक बंदा यहाँ से जाएगा, एक बंदा यहाँ से जाएगा, एक बंदा यहाँ से, एक बंदा यहाँ से। इतने ही मूवमेंट में आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस खत्म भी करनी होती है, समझ गए ना। कुछ ऐसी ही चीजें करनी है यहाँ पे भी। यहाँ पे बस ये क्या है कि यहाँ पे लिख के बताना होता है, क्योंकि जीटीओ को पढ़ाना भी होता है, जीटीओ आपकी बात तो सुन नहीं रहा है। अब आगे क्या करना होता है, देखो बॉस, अभी लिखने का तरीका वैसे बता दूंगा मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करके। अभी आपकी बात करते हैं स्टेज नंबर 5 के बारे में। स्टेज नंबर 5 क्या है, इन द फाइनल स्टेज, in the final stage the candidates are required to discuss among them the solution for approximately 15 minutes। अब आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, वंस यू फिनिश अप योर आंसर शीट, तो उसके बाद आपके आंसर शीट डाउन रखवा दी जाती है, एंड जो वहाँ पे हेल्पर होते हैं जीटीओ के, वो सारे करेक्ट करने के बाद जीटीओ आप पढ़ रहे होते हैं वो आंसर शीट को, ठीक है। ये बिल्कुल इमेजिनेशन लेके मत चलना कि भैया जीटीओ को इससे कोई लेना देना नहीं है। नॉट इन ऐसे, मतलब चाहे वो एसएसबी हो चाहे एफएसबी हो, दोनों में कैलकुलेट किए जाते हैं, दोनों में जीटीओ आपके मिलिट्री एक्सरसाइज के जो भी आपने सॉल्यूशंस लिखे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। मतलब वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि भैया जीडी में जो भी मैंने अभी तक ऑब्जर्वेशन की, क्या वो मेरी ऑब्जर्वेशन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड मैंने कई बार बोला है कि जीटीओ को हर किसी की एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, इसलिए वो हर बंदे पे इक्वली ध्यान देते हैं। Make a group plan and one of the candidate among the group, you have to decide among yourself who will give the group plan, will help and give the group plan to the GTO with the help of the pointer, ठीक है। तो बेसिकली एक पॉइंटर दिया जाता है 2D और 3D जो भी हो। सो जैसे जिस पॉइंटर के थ्रू GTO ने एक्सप्लेन किया था, लास्ट में जिस भी बंदे को आपने सेलेक्ट किया होता है आफ्टर द GD, तो वो एक्सप्लेन करता है GTO को, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक बता दूं, अगर बॉस आपको सिलेक्ट किया गया है तो अपने आइडियाज को नहीं पेलना होता है इनमें, ठीक है। सेम मैं पीपीटीटी में बताया गया था, आपने जो सॉल्यूशन आपने लिखा है उसको यूज नहीं करना है, जो ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूजन्स निकल के आए उनको यूज करना होता है, ठीक है। भले ही आपको लग रहा हो कि भैया ये गलत है, स्टिल आपको वही बोलना होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप आपको चूज इसलिए कर रहा है जिससे आप उनकी बात रख पाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ टू राइट द सॉल्यूशन फॉर द जीपी। अब जीपी का सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू राइट द सॉल्यूशन इन पॉइंट वाइज फॉर्म, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं लिखना होता, पॉइंट वाइज, वो भी कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। विच शुड नॉट बी लेंदी, लेंदी नहीं होना चाहिए। यू विल नॉट ओनली सेव टाइम, जस्ट 2 सेकंड रुकना बॉस, पेन ले लूँ मैं। यू विल नॉट ओनली सेव योर टाइम बट ऑल्सो इंप्रूव रीडिएबिलिटी, क्योंकि जीटीओ के पास कम टाइम होता है, कम टाइम में वो जितना ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ जाए आपके आइडियाज, वो उसके लिए मैटर करता है। सेकंड वन, प्रायोरिटाइज योर प्रॉब्लम। प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम गिवन इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन लाइफ देन मटेरियल एंड देन सॉल्व ईच ऑफ देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑल्सो इंडिकेट द टाइम इन योर सॉल्यूशंस एज टू हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस एंड इन हाउ मच टाइम इट विल बी कंप्लीटेड। द टाइम लिमिट इज क्रूशियल while you are solving any task, ठीक है। तो टाइम लिमिट क्रूशियल होती है, ऑब्वियस सी बात है, कितने टाइम में आप कौन से टास्क को सॉल्व कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। अभी जब हम आगे एक जीपी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। ट्राई टू ऑप्टिमाइज एंड यूज अर्ली रिसोर्सेज गिवन इन द प्रॉब्लम एज इट शोज योर रिसोर्सफुलनेस। जितनी जल्दी आप रिसोर्सेज को यूज कर पाओ उतना ज़्यादा बेटर है, इससे आपकी रिसोर्सेसनेस दिखती है, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस आपकी शोकेस होती है। एंड रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं ना, मैं बताऊंगा बॉस आपको एक्सीडेंटली रिसोर्सेज कैसे यूज करने होते हैं, कहाँ पे रिसोर्सेज यूज करने होते हैं। द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड एज अ टीम विद द गुड कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, बीइंग एज अ टीम, आपको अकेले सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है। आगे क्या दिया है, वंस एवरी प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड देन यू हैव टू कैरी ऑन विद द प्राइमरी टास्क यू आर डूइंग। अच्छा ये वाला पॉइंट ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आफ्टर द प्रॉब्लम, जब आपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया हो तो मेक श्योर करना कि जो आपका मेन टास्क था, जैसे आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे थे, फुटबॉल खेलने जा रहे थे, है ना, कहीं पे पिकनिक पे जा रहे थे, कहीं पे टूर पे जा रहे थे, तो जो भी आपका प्राइमरी टास्क था जिसके लिए आप निकल के आए थे, वो
एट एनी कॉस्ट आपको कंप्लीट करना है विद इन द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं अब चीट नोट्स। जो बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, देखो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जिन्होंने अभी तक रुके हुए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि चीट नोट्स। अब प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहा है, ठीक है। आपके जीपीई में 5 से 6 प्रॉब्लम दी जाएंगी जो कि डिफरेंट नेचर की होंगी। एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी होगी, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि भैया हैविली ब्लीड कर रहा है, या फिर जिस भी बंदे ने आपको जो कुछ बताया है वो हैविली ब्लीड कर रहा है, हैविली अनकॉन्शियस है। ऐसी कंडीशंस में आपको सिंपली क्या करना है, अगर देखो मैं बताऊं, अगर आपको टास्क दिया गया था कि भैया आप जा रहे हो फुटबॉल खेलने, ठीक है, मींस आप क्या हो, बीइंग एन एथलीट हो, ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो, आप कहीं का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, बास्केटबॉल, आप कहीं का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, तो इन सच कंडीशंस आपके पास, क्योंकि आप एक एथलीट हैं, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास बैंडेजेस होंगे। तो हैवी ब्लीडिंग में सबसे पहले बैंडेज यूज करना है, इस बात को मेंशन करना है। सिंपली ये नहीं लिखना कि भैया हमने फर्स्ट एड दे दिया, ठीक है, आप ऐसे मेंशन करोगे कि भैया मैंने दिया है बैंडेज उसको, ठीक है, अगर हैवीली ब्लीडिंग ऐसी कंडीशंस हैं। इन केस अगर इसमें लिखा है कि भैया आप जा रहे हो पिकनिक स्पॉट पे, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, पिकनिक पे, पिकनिक पे जा रहे हो, इसका मीन आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हो। तो बीइंग एन पिकनिक गाय, अगर जैसे मैं पिकनिक पे जाता यार, तो मैं अपने लिए कभी भी बैंडेज लेके तो नहीं जाता। अगर मैं कहीं पे भी टूर पे जाता तो मैं बैंडेज बिल्कुल लेके नहीं आता। तो इन सच कंडीशंस यू विल टेक आउट, अगर जैसे अनकॉन्शियस ही है तो आप वाटर वगैरह ले सकते हो, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं, ऐसा कुछ आपको गिवन है, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली यूज करना है। ये नहीं कि फिर पता बैंडेज खुद से यूज कर रहे हैं, फिर आप मेंशन करोगे कि भैया बस किट से थी, ठीक है, हमारी जो स्कूल वैन थी जहां से भी हम देख रहे थे, तो वहां पे एक किट प्रोवाइडेड थी, तो उससे हमने उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड, अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड मेंशन करा। एंड उसके बाद आप अगर जैसे हैवी कंडीशन थी तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल कब लेके जाना है, इन एनी कंडीशन, अगर हेवनली वर्ड यूज्ड हो इन द नैरेटिव को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नैरेटिव में अगर डकॉइट लिखा है तो डकॉइट ही यूज करना है, ऐसा नहीं है कि डकॉइट के गैंगस्टर यूज कर दिया, ठीक है, कोई भी वर्ड अपने मन से यूज नहीं करना होता। नैरेटिव में जो कुछ भी लिखा होता है वही वर्ड यूज करने होते हैं इन योर आंसर शीट ऑल्सो। सो हेवनली लिखा था, अगर इन सच कंडीशन अगर कभी हेवनली मेंशन्ड है, देन ओनली आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा जो भी, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये जाती है जिसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। दूसरी प्रायोरिटी हम उसको देते हैं जो आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज हो सकती है, जैसे कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर पे हमला हो सकता है कोई सीएम पे हमला हो सकता है कहीं पे इनॉग्रेशन किया जा रहा था कोई बड़ी मूर्ति का, कोई बड़े लीडर का, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई कहीं पे मूर्ति बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज की जा रही थी, या फिर बोल सकते हैं उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा था। एट सच कंडीशंस आप उसको प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, क्योंकि वो नेशनल प्रायोरिटी है। स्टेज नंबर 3 में क्या आता है, जिसको आप थर्ड प्रायोरिटी देने वाले हो, एक ऐसी कंडीशन जहां पे थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस होगी बट कहीं ना कहीं लाइफ खतरे में होगी। जैसे कि मैं बताऊं, हो सकता है कोई सरपंच है, सरपंच की कहीं बेटी जा रही थी मंदिर वगैरह में, पुजारी और वो बेटी की जान खतरे में है। एक कंडीशन, एक ऐसी जीपी में ऐसा था। दूसरा हो सकता है कहीं पे कुछ ऐसा हो गया कि भैया मतलब जैसे कहीं पे छोटा सा एक बॉम्ब रख दिया गया, कोई कहीं पे ग्रेनेड वगैरह करके है, या फिर कहीं पे कोई ऐसी मतलब लो लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है, जहां पे 1 या 2 बंदे की लाइफ स्टेक पे है, जहां पे वो मर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस को आप प्रायोरिटी नंबर 3 देते हो। सेम वाइज प्रायोरिटी नंबर 4 वो होती है जहां पे किसी जानवर कहीं पे किसी का खो गया, कहीं पे जानवर जैसे फॉरेस्ट एरिया में खो गया, या फिर कहीं वो फंस गया है, तो ऐसी सच कंडीशन में आप उसको प्रायोरिटी नंबर 4 देते हो। प्रायोरिटी नंबर 5 आपकी वो होगी जो आपको मेन टास्क दिया गया था, एट एनी कॉस्ट आपको अपने मेन टास्क को पूरा करना होता है। सो मेजरली मोटा मोटा बोलूँ तो ये 5 प्रायोरिटीज होती हैं। इसके अलावा जो भी दी गई हैं तो मैं मतलब जीपी फिर जीपी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे जब एग्जांपल लेकर आऊँ। सबसे पहले कैसी प्रायोरिटी होगी, सीरियस नेचर इशू होगा, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि जैसे जो मैंने हैवीली ब्लीडिंग वाला बताया था ना, उस तरीके से बहुत ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल है। सेकंड वन क्या होगा, कोई नेशनल इशू स्टेक पे होगा, एनी बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल फिगर की लाइफ खतरे में होगी, है ना, कोई स्मॉल इशू हो सकता है जैसे रिलेटेड टू एनिमल्स वगैरह, कोई आपको बोल सकते हैं कि पंक्चर वगैरह का इशू हो सकता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया जाता है कि बस भैया पंक्चर होगी हमारी, है ना, एक भी ये भी दिया जाता है कि बसेस पंक्चर हो गई जिस भी बस से आप जा रहे थे, ठीक है। सो एक ये भी आपको प्रायोरिटी रखनी है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया बस पंक्चर होगी तो इसके लिए भी हमें किसी बंदे को छोड़ के जाएंगे, फॉर दिस ड्राइवर इज सफिशिएंट, ठीक है। आगे क्या करते हैं, अकम्प्लिश योर प्रीवियस टास्क, तो ऐसे करके कुछ प्रायोरिटीज आपको देनी होती हैं, इसी सेम ऑर्डर में आप प्रायोरिटीज दोगे। आगे भैया रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, अब देखो रिसोर्सेज कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले व्हीकल्स, दिस इज द मोस्ट, अच्छा कुछ टाइप के रिसोर्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपका मटेरियल रिसोर्स, दूसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, इसमें किसी की भी प्रायोरिटी आगे या पीछे नहीं होती है। जितना ज्यादा बीइंग एन सोल्जर आपकी गन मैटर करती ही उतनी ही आप करते हो। विदाउट गन आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, विदाउट मतलब बीइंग इन द सेंस कि आप वॉर में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको वॉर जीतनी है तो उस कंडीशन में बात कर रहा हूं, अदरवाइज कर तो सकते हो। एंड विदाउट ह्यूमन गन इज जस्ट अ मटेरियल, ठीक है। सो आपका ये कि बॉडी का पार्ट है,
आपको ये फौज में बताया भी जाता है कि भैया मटेरियल कोई अलग नहीं है, आपका एक बॉडी का पार्ट है। तो मटेरियल में हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे आपके जितने भी हैं व्हीकल्स वगैरह एंड बहुत कुछ। ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो आपके लोग हैं, जो आपके बंदे हैं, जो भी आपका ग्रुप है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है। एंड में यार तीसरा एक रिसोर्स लेके चलता हूं, डेट इज टाइम रिसोर्स। इसको आपको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना है, स्पेशली इन एटलीस्ट जीपीई। तो अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो ठीक है, जीपीई में तो करना ही करना है। आगे व्हीकल्स कैसे होते हैं, 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स, 4 व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही दिए जाते हैं। इनकी स्पीड्स कैसे लेनी है वो भी आगे बताऊंगा। सेकंड वन, इसका बहुत ख्याल रखना हो, इसी ऑर्डर में अगर आप देखोगे ना जीपीई की कौन कौन से रिसोर्सेज हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। सेकंड वन क्या हो सकता है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड, आपको देखना है कि भैया कहाँ पे कच्चा रास्ता है, कहाँ पे पक्का रास्ता है। थर्ड वन क्या हो सकता है, आपको नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको देख लेना है कि भैया एक टाउन गिवन है, विलेज गिवन है, सिटी गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। विलेज, सिटी और टाउन तीनों में अंतर होता है। विलेज सबसे लो लेवल, मतलब वहां पे छोटा सा एक हॉस्पिटल होगा जो कि सरकारी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक चौकी होगी जिसमें 4 से 5 लोग होंगे, मीनिंग पुलिस स्टेशन, ठीक है। वहां पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर या ऐसी कोई हाई सुविधाएं नहीं होती। अगर टाउन की बात करूं, मीन कस्बा, वहां पे एक थोड़ा डेवलप्ड टाइप का एक हॉस्पिटल होगा, वहां पे पुलिस चौकी भी आराम से होगी, ठीक है। एंड गांव में जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो भी आपका पुलिस को काम कराना होता है वो सरपंच के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आप टाउन में खुद भी जा सकते हो। थर्ड वन बात करूं अगर सिटी की, तो यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की हम बात करते हैं। जब ऐसी कंडीशंस में आप देखते हो तो एक्स, वाई और जेड, अगर किसी को पता है तो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के टर्म्स में हम कैटेगराइज करते हैं इनको। तो जो आपकी सिटी होगी उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी मान के चलेंगे, उसमें कम से कम 2 से 3 स्टेशन हैं, रेलवेज की लाइन गुजरती है वहाँ से, ठीक है, अच्छे खासे हॉस्पिटल्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होगा और जितनी भी तमाम वो होती है ना डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन आपको लेके चलनी होती है ना, वो नाम से पता पड़ जाता है एंड उसी के साथ नैरेटिव में सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब एग्रेसिवली थिंक अबाउट मोर रिसोर्सेज लाइक बस, रबर, ट्यूब्स। अब भैया मैंने ये क्यों मेंशन किया, देखो बॉस, वंस आई वॉज इन द एसएसबी, तो मेरे को क्या मिला था, एक टास्क मिला था जिसमें एक जो बोल सकते हैं कि एक्चुअली इसमें दिक्कत ये थी ना, जब कंप्लीट जीपी में अगर जब जो नाम वगैरह दिए थे, एग्जैक्टली आई फॉरगेट द नेम यार, ठीक है, तो वहाँ पे जो गाँव वगैरह के नाम दिए गए थे वो बीइंग इन विलेज नहीं लग रहे थे, वो बीइंग इन टाउन लग रहे थे, ठीक है, टाउन लग रहे थे। और दिक्कत ये थी कि वहां पे भैया एक बंदा कर रहा था क्या, ड्राउनिंग, मतलब वो डूब रहा था, ठीक है, जिसको हमें अटमोस्ट प्रायोरिटी देनी थी क्योंकि यहाँ पे इसकी लाइफ स्टेक पे थी। और वो था क्या कि हमारी जहाँ पे बस पंचर हुई थी उससे हार्डली वो थी अराउंड, यार मेरे को जहाँ तक याद है 100 मीटर की दूरी पे, हार्डली इतना ही था, बस इससे ज़्यादा नहीं था। अब एक तरीका तो देखो वो हो सकता है जिसको हम एक्सटेंसिवली अभी तक यूज कर रहे हैं कि भैया हमने कहीं ना कहीं से अपने रोप वगैरह का अरेंज किया और हमने उसको, मतलब कहीं से भी अगर हमें रोप नहीं मिल रही थी तो हमने छाल वगैरह का यूज किया और हमने कर लिया। सेकंड ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिवर गिवन थी, अच्छा बेस्ट पार्ट ये था कि रिवर गिवन थी यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉन्ड या फिर तालाब कुछ गिवन होता तब आप रस्सी का कर सकते थे, लेकिन बीइंग एन रिवर, यार रिवर एक बड़ी चीज को मेंशन करती है, एक बड़ी चीज को सिग्निफाई करती है, तो वहाँ पे रस्सी से किसी को बचाना इज टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पे क्या गिवन था, रिवर ट्यूब्स का मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया। कैसे, मैंने कहा भैया अगर ये हमारी बस खराब हुई है तो कहीं ना कहीं दुकान पर रुकी है जहाँ पे हमारा बस ड्राइवर उसको सही कर रहा है, ठीक है, मतलब बस ड्राइवर क्या, जो मैकेनिक है वो सही कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक की शॉप है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास जो भी टायर के अंदर रबर ट्यूब्स डलते हैं वो यूज हो रहे होंगे। एंड अगर आपको रबर ट्यूब से आइडिया आ रहा है कि भैया रबर ट्यूब्स ही स्विमिंग में यूज किए जाते हैं जिनको स्विमिंग सीखनी होती है, दिस विल बी अ लाइफ सेवर ऑप्शन। तो मैंने क्या किया भैया, इसको बांधा रोप के साथ। एंड क्योंकि रिवर है तो मैं अपनी लाइफ स्टिक पे नहीं डाल सकता, पॉन्ड होता तो सपोज करो मैं एक बार सोच भी लेता कि चलो स्विमिंग करके सही कर दिया, लेकिन आपको जीपी में स्विमिंग का तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप खुद जिंदा होगे तब आप अपने बंदों को बचा पाओगे, इसीलिए मैंने उस ट्यूब को रोप से बांधा एंड देन उसको मैंने फेंका, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ ना, ऐसा सॉल्यूशन किसने नहीं दिया था, सिर्फ मैंने दिया था, इस वजह से पीपल अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, ठीक है, लोग जेन्युइनली मेरी बात सुन रहे थे। हालांकि मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ हो गया था, ठीक है, जस्ट एक सिंपल आइडिया है जो हर किसी को पता होता है यार, ठीक है, ऐसा तो है नहीं इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस बता दिया, बस आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली सोचना है। अब आपका टास्क ये, अगर आपको कोई भी ऐसा एक अलग से आइडिया हटके आता है ना तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। आगे करते हैं, टाइम एज अ रिसोर्स, टाइम को एक ज़्यादा रिसोर्स तो लेना ही है, वो भी जीपी में मैटर करता ही है, ठीक है, आपको टाइम इवन मेंशन भी करना होता है। आगे क्या है, प्रायोरिटाइज व्हीकल्स। अब व्हीकल्स को भी प्रायोरिटाइज करना सीखो, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम का तो कर लिया, अब ये 2 तरीके से हो सकता है, मेटल्ड रोड है, अनमेटल्ड रोड है, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा कवर करनी है। कई बार क्या होता है आपको ट्रेन से भी ट्रेवल करना होता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड आपको लेके चलनी है क्योंकि आपको टाइम एंड डिस्टेंस का उधर खेला दिखाना होता है, तो जो आप ट्रेन की टिपिकल स्पीड लेके चलोगे जो कि एवरेज वो 100 किलोमीटर्स, ठीक है, कितने लेके चलोगे 100 किलोमीटर्स, ठीक है, 100 to 110 भी ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ इतना चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से 90 to 100 लिखा है, लेकिन आप 100 से अगर 120 भी ले लेते हो तब भी ठीक है। फेरी, फेरी मतलब बोट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फेरी देखने को मिलेगी आपकी जीपी में, जिसकी आपको 3 तरीके से आप डिफरेंट स्पीड ले सकते हो, जहाँ पे मेंशन होता है क्लियरली, वो लिखा होगा कि भैया
भैया पॉन्ड जो है स्टिल वाटर में है, अप स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में। अब किसी को नहीं पता तो ये मैथ के कॉन्सेप्ट है। स्टिल वाटर मतलब वाटर स्थिर है, उसमें कोई वाटर की खुद की कोई स्पीड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर लेके चलोगे। अप स्ट्रीम मतलब आपको जहां जाना है एंड जो रिवर जहां जा रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वहां पे आप 10 किलोमीटर पर लेके चलोगे। डाउन स्ट्रीम मतलब जहां पे आपको जाना है वहीं पे आपकी रिवर भी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स कम लगे जाएंगे एंड कम एफर्ट्स में आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वहां पे आपको 15 किलोमीटर पर आवर की तौर पे लेके चलनी है एक फेरी की, नॉर्मल फेरी की स्पीड, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, ठीक है। आप पता पड़ रहा है मोटरसाइकिल की स्पीड ले रहे हो 90 किलोमीटर, ऐसा नहीं करना होता बॉस, भले ही कितने पे भी उड़ाओ लेकिन वहां पे मेंशन मत करना प्लीज, ठीक है। रिसोर्सेज बात करते हैं कैसे, उसी के आगे बात कर रहा था मैं। जैसे हमने यहाँ तक कर लिया था फेरी के बारे में। बस एंड कार की स्पीड आप कितनी लेके चलोगे? बस एंड कार की 60 to 70 एक्सटेंसिवली मैं बोल रहा हूँ। कर कभी जैसे डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रही है, आपको लग रहा है कि भैया इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, तो मैं बोलता हूँ 80 किलोमीटर ले लो, ठीक है। 80 किलोमीटर भी सफिशिएंट, अगर आप लेते हो तो चल जाएगा। एवरेज लेके चलना है क्योंकि हमें, क्योंकि आपकी विद द टाइम ऑफ द रोड जैसा है, जैसे मेटल्ड है अनमेटल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस हो जाते हैं। एंड मोटरसाइकिल की आप लेके चलोगे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर इज सफिशिएंट फॉर द मोटरसाइकिल, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्राई करना है कि नहीं लो। अगर इनकेस ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि जहाँ पे भैया आप देख ही नहीं पा रहे हो कि यार किसको मैं पहले रखूं किसको आगे रखूं, या फिर मेरी आपको लग रहा है कि डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगी, तो उन सच कंडीशंस आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन +5 और +10 और -10 ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हम जीपी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आप एक एक चीज को एक्सटेंसिवली देखेंगे, उसके साथ ही हम समझते जाएंगे। एज अ फेमस पिकनिक स्पॉट इन द टाउन, अच्छा ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाया, ठीक है। सो एज अ फेमस पिकनिक स्पॉट इन द टाउन नियर फॉरेस्ट जीना, ठीक है। अब यार ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, आई थॉट पिकनिक स्पॉट ये रहा, ठीक है। पिकनिक स्पॉट आपका ये है, ये क्या नियर फॉरेस्ट जीना के पास है। सो जहाँ तक मेरे को विजिबल है शायद ये फॉरेस्ट आपका जीना है, हाँ ये लिख रखा है, ठीक है। ये रहा आपका फॉरेस्ट जीना। You along with your group had gathered at the picnic spot to enjoy your Sunday, ठीक है। आप भैया पिकनिक स्पॉट पे गैदर होते हैं to enjoy the Sunday. When you were at the picnic area, जब आप पिकनिक एरिया पे थे, you got the information from somewhere that some dacoits were planning to be rob the train that passes over the temple at 10 AM. अच्छा टेम्पल कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ टेम्पल ये रहा, मतलब जो आपकी बोल सकते हैं कि ये रहा ब्रिज, ठीक है। ये रहा रेलवे ट्रैक, तो जो आपकी रेलवे की है, मतलब मेरे पास काफ़ी कम विजिबल है, आपको फ़ोन में थोड़ा विजिबल होगा। आपका ये रहा ब्रिज, यहाँ से भैया ट्रेन आपकी निकलने वाली है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, ट्रेन क्योंकि निकलने वाली है तो यहाँ पे क्या है, इस पर रॉबरी की जा रही है, ठीक है। डेकॉइट्स वर्ड यूज़ किया गया तो हम डेकॉइट ही यूज़ करेंगे, डेकॉइट को रॉबरी करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेन पे जो कि पास करेगी यहाँ पे 10 बजे पास करेगी, ठीक है, वो भी सुबह के 10 बजे पास करने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे वर सेड टू बी हाइडिंग क्लोज टू द टेम्पल, अच्छा वो टेम्पल के पीछे छुपे हुए हैं, ओके। आगे बात करते हैं, कहाँ पे था मैं, एट द सेम टाइम यू वर इन्फॉर्म्ड दैट 2 guys in the blaze of the रामनगर हैव फॉलन फ्रॉम अ रूफ एंड अ करंट क्रिटिकली हर्ट हुआ है रामनगर। अब यार रामनगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यार रामनगर शायद ये है, ठीक है। ब्लेज रामनगर शायद ये है, यहाँ पे कोई 2 बंदे हैं जो कि गिर गए हैं, है ना। सो अभी तक हमको 2 प्रॉब्लम देखने को मिली। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भैया रॉबरी हो सकती है ट्रेन में, जिसके डकॉइट्स टेम्पल के पीछे छुपे हुए हैं, है ना। और दूसरा प्रॉब्लम क्या मिली कि भैया 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं जो कि छत से शायद गिर गए थे, ना, रूफ से, हाँ छत से गिर चुके हैं। और ये आपके ब्लेज रामनगर की बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। एंड थर्ड भी इंपॉर्टेंट रखना है, डेट इज आपका प्राइमरी टास्क था, भैया पिकनिक घूमने आए थे, ये तो जबरदस्ती की बोल सकते हैं कि आपको सिचुएशंस दी गई हैं, आपको पिकनिक भी घूमना है अभी। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है। एज यू रेस्ट टू द सीन आफ्टर हियरिंग अ लाउड क्राई, ठीक है। आपको एक बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है, आप उसके बाद भागते हो। यू सॉ डेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज ब्रोकन हिज रेस्ट बोन आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मतलब जहाँ पे आप यहाँ पे थे, ये विलेज में, ये फॉरेस्ट में, जीना में, तब आपको पता पड़ता है कि भैया आपका एक फ्रेंड है जिसकी एक बोन बोल सकते हैं कि फ्रैक्चर कर गया है, ब्रोक कर गई है रिस्ट की, क्योंकि वो ट्री पे था तो वो गिर पड़ा है। वाइल एमिंग टू शूट अ स्पॉटेड डियर, ठीक है, वो तो एक डियर को शूट डाउन कर रहा था, तो उस कंडीशन में आपका फ्रेंड गिर गया, उसकी रिस्ट की बोन टूट गई। तो अभी आपको 4th प्रॉब्लम भी देखने को मिली, डेट इज रिस्ट ब्रोकन, ठीक है, रिस्ट ब्रोकन। आगे बात करते हैं। 1 minute later, 1 मिनट बाद ही, someone came racing to tell you that a venomous snake has bitten a blazer from रामनगर। अच्छा रामनगर यही था ना, तो यहाँ पे 2 लोग भी गिर रखे थे एंड किसी ने शायद एक, हाँ पॉइजनस स्नेक ने एक किसी को काट भी लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी 5th प्रॉब्लम देखने को मिली है, जहाँ पे आपको पॉइजन से चीजें देखने को मिली हैं।
एक वेनमस स्नेक, ठीक है। आप तो वेनमस ही यूज़ करना, ठीक है, पॉइजन तो मैंने लिख दिया, मतलब दोनों का मतलब वैसे सेम ही है, लेकिन वेनमस ही यूज़ किया गया तो आप भी अपने नैरेटिव में वेनमस ही यूज़ करोगे। इट इज़ करेंटली 10:15 AM ऑन द रोड्स देयर इज़ अ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। सो यार 10:15 दे रखा है, आई थॉट 10 तो पहले दे रखा था इन्होंने। जस्ट वेट फॉर द 2 मिनट्स। ये देखो बॉस, यहाँ पे लिखा है कि ट्रेन पास करेगी 10 AM पे, है ना, एंड उन्होंने लिख रखा है कि करंटली अभी 10:15 हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि टाइमिंग की थोड़ी बहुत एरर है, ठीक है। सो एक्चुअली इसमें ज़्यादा टाइम्स मेंशन भी नहीं किए गए हैं, सो थोड़ा सा हम टाइम को अगर इग्नोर कर दें, एंड जब हम बैच में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं एक प्रॉपर जीपी प्रैक्टिस करा दूंगा। दिस इज जस्ट फॉर अ एक्सप्लेनेशन कि भैया चीज़ों को देखना कैसे है, ठीक है। सो अभी तक जो मेरे को समझ में आया ना वो ये है कि भैया हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एक नेशनल प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहले जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो ये है क्योंकि 2 बंदे जो छत से गिरे हैं, जो वेनमस हुआ है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से दूर है, तो उनको हम नीचे प्रायोरिटीज देंगे। पहली दिक्कत ये कि भैया जो हमारा फ्रेंड है उसकी टूट गई है रिस्ट की जो बोन है, तो इसको हम देने वाले हैं पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी हमारे पास क्या है कि भैया जो पॉइजनस है उसको हम देंगे दूसरी प्रायोरिटी, क्योंकि उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, उसकी लाइफ स्टेक सबसे ज़्यादा है। थर्ड प्रायोरिटी उन 2 लोगों को देंगे जो कि हर्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ह्यूमन बींग बता रहा था। अभी हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स और हैं, एक फोर्थ एंड द फिफ्थ। अच्छा, ये थोड़ा टाइम अगर क्लियरली मेंशन होता ना तो हम थोड़ा ऐसे ज़्यादा एग्रेसिवली सोच पाते। जहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है डेट इज आपको जो रॉब थे ना, डकॉइट की जो प्रॉब्लम दी गई थी वो एक प्रॉब्लम है, एंड जो फिफ्थ वन है जो आपकी प्रॉब्लम डेट इज आपको क्या पिकनिक भी घूमना होता है, पिकनिक, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपकी टोटल ऑफ 5 प्रॉब्लम्स हैं। एक बार लेट मी चेक, हाँ, और देखो यहाँ पे देयर इज अ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बस ठीक है। अब देखो इसको आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे। वंस यू आर गोइंग फॉर द प्रायोरिटाइज ना, मतलब जब प्रायोरिटाइज करोगे तो इसको ऐसे प्रायोरिटाइज करोगे भैया प्रायोरिटी नंबर फर्म मिलेगी हमारे दोस्त को, ठीक है, इसको मिलेगी प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 पे हम रखेंगे डेट इज डकॉइट वाली प्रॉब्लम को, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल इशू को डिस्कस कर रही है एंड वहाँ पे मल्टीपल पीपल की डेथ बोल सकते हैं स्टेक पे है। प्रायोरिटी नंबर 3 पे हम पॉइजनस वाली रखेंगे, एंड प्रायोरिटी नंबर 4 पे हम रखेंगे आपकी 2 हर्ट वाली। बट जब आप मेंशन करोगे ना, जैसे अगर मेरे को सॉल्यूशन लिखना होता तो मैं क्या लिखता, सबसे पहले जैसे मेरा यही ब्लैंक पेज है तो मैं लिखता नंबर प्रायोरिटीज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे करके मैं प्रायोरिटीज ऑफ प्रॉब्लम लिखता। फर्स्ट वन में मेंशन करता डेट इज फ्रेंड की प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी आपका रिस्ट, अच्छा ऐसे फ्रेंड मत लिख देना, इसमें लिखना कि रिस्ट ब्रोकन फ्रेंड है, ठीक है, जिसकी रिस्ट की बोन ब्रेक हो गई ना उसको फ्रेंड ऐसे करके मेंशन करना। सेकंड वन पे मैं लिखता कि भैया जो ट्रेन वाला इशू है। थर्ड पे मैं लिखता जो पॉइजन वाला इशू है। फोर्थ पे मैं लिखता डेट इज आपके जो 2 बंदे गिर गए थे ना रूफ से, वो मेंशन करूंगा। एंड फिफ्थ वन पे मैं क्या मेंशन करूंगा, डेट इज मेरे को पिकनिक भी जाना है, ठीक है, ये पिकनिक भी आपको अपनी प्रायोरिटीज में मेंशन करना है। अब पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, बट ये जो 3 चीजें हैं इसको मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके लिख दूंगा साइमल्टेनियसली टेकिंग। क्या ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इन चीजों को हैंडल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप भी मेंशन नहीं किया गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जीटीओ आपसे बोल देते हैं कि भैया जितने आप लोग हो उतने ही आपको मेंशन है। जैसे मेरे टाइम पे क्या था, हम 8 लोग थे, तो बीइंग एन ग्रुप हमारे पास 8 लोग हैं। 8 लोग में मैं कह दूंगा कि एक तो देखो सबसे पहले इसको फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। वो कैसे करोगे आप, क्योंकि आप पिकनिक स्पॉट पे गए हो तो आप नियरेस्ट कहीं देखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि उसकी बोन टूटी हुई है, तो बोन में अगर आपको पता होगा कि ब्रोकन वर्ड यूज किया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्लाइटली कहीं से डिस्प्लेस हो गई है, बोन टूट गई है, तो इन सच कंडीशंस आपको उसको हॉस्पिटल तो लेना ही पड़ेगा। बट क्योंकि वो बोन टूटी हुई है तो उसको सपोर्ट के लिए आप क्या करोगे, आप पिकनिक में हो, पिकनिक में कहीं ना कहीं आपको ऐसी सीधी लकड़ी मिल जाएगी, ठीक है, जो कि फ्लैट होगी, तो उस लकड़ी को यूज करोगे। जैसे अगर ये हाथ है, ठीक है, ये हैंड है, तो आप इसके जस्ट यहाँ पे लगा दोगे एक लकड़ी, जो कि कहाँ से होगी, एल्बो से लेके आपके मिडिल फिंगर तक, एंड उसको आप किसी भी एक थ्रेड बाय दी हैंडकरचीफ किसी भी थ्रू से बांधोगे, जिससे यहाँ पे क्या हो और ज्यादा उसको टेंस सिचुएशन ना हो, उसको एक बोन को एक रिलीफ मिले, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। एक दोस्त इसके पास रह जाएगा क्योंकि इसकी सेफ्टी देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं अगर जैसे आगे पीछे होगा तो वो भी बताऊंगा। अभी क्योंकि ट्रेन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कम से कम 3 से 4 लोग लगेगा ये हमें। एक पॉइजन देखने जाएगा तो वहां पे एक बंदा चाहिए, 2 लोगों ये हैं तो यहाँ पे 2 बंदे चाहिए, ठीक है, 2 बंदे तो एटलीस्ट, क्योंकि वो क्रिटिकली इंजर्ड था, यहाँ पे हमने मेंशन किया ना क्रिटिकली इंजर्ड, तो उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना है। 2 3 3 3 6 एक साथ। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लड़कों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, 3 बंदे आपके जाएंगे ट्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक जाएगा पॉइजन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, एंड 2 बंदे जाएंगे जो कि आपके 2 लोग इंजर्ड थे। अब इसको क्या टाइम एंड फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा थोड़ी क्लियरली मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ये विजिबल नहीं है। अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे देखो, अब ये ट्रेन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप, ट्रेन की प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये मंदिर के पीछे छुपे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाएंगे 3 बंदे, क्योंकि ये मेटल रोड लग रहा है, तो मेटल रोड के थ्रू आप व्हीकल से जाओगे इस जगह पे। अब क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन है ये ब्रिज है,
एंड यहाँ पे भी कोई रिवर्स ही जा रही है, यहाँ पे भी क्या है, ब्रिज है, यहाँ से भी ट्रेन निकलेगी, यहाँ से भी ट्रेन निकलेगी। लेकिन अगर आपने ट्रेन को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हो तो कभी भी रिवर वाले ब्रिज पे कोई भी चेक पॉइंट नहीं होता, बट जहाँ से भी मेटल रोड निकलता है वहाँ पे एक रेलवे का चेक पॉइंट होता है, जहाँ पे लोग मेंशन्ड होते हैं, एक प्रॉपर चौकी टाइप होती है जो कि उस ट्रेन को अलाउ करते हैं कि भैया आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि वो बंदा होगा, उसके पास वॉकी टॉकी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट नॉट अवेलेबल, सो वॉकी टॉकी के थ्रू आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि भैया यहाँ पे जो भी ट्रेन है वो लुटने वाली है, उस पर रॉबर्स आने वाले हैं, डकॉइट होने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, वो आरपीएफ को इन्फॉर्म करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन या तो होल्ड आउट कर ली जाएगी या फिर उसकी टाइमिंग्स चेंज की जाएंगी या फिर पुलिस आके इन डकॉइट्स को पकड़ के लेके जाएगी। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप वो कर लोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दोगे। अब आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली यार मेरे को ये विजिबल नहीं है कि ये क्या लिखा है एक्जैक्टली, ठीक है। सो मैं मान के चला हूं कि भैया हमें आना है इधर ही पर, रामपुर पे। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, एंड यहाँ से अपनी जो बाकी बंदे थे वो सारे, क्योंकि अपने फ्रेंड को लेके जो भी जिस भी बोल सकते हैं कि जिस भी व्हीकल से वो वहाँ गए थे ना, उसी से वापस आएंगे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे सबको, क्योंकि जितने भी लोग हैं, अब देखो आपका फ्रेंड है उसको भी मेडिकल किट की मेडिकली रिक्वायरमेंट है, पॉइजन है उसे भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों को कूद गए ना उनको भी मेडिकली रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से जो 3 लोगों को जो हमने भेजा था वो काम अपना फिनिश कर पे यहीं पे वापस मिलेंगे। बाय द टाइम सारे लोग यहाँ जाएंगे एंड जिसको जो प्रॉपर्टी असाइन की गई थी, जिसको जो भी टास्क असाइन किया था, वो सारे टास्क असाइन करके हॉस्पिटल में मिलेंगे, जो भी यहाँ का लोकल हॉस्पिटल है। सारे लोग को सही करने के बाद, अपने फ्रेंड को साथ में लेने के बाद, उसी व्हीकल के थ्रू हम वापस आ जाएंगे एट द पिकनिक स्पॉट। एंड वहीं पे हम सारी चीजें जैसे हमने पिकनिक प्लान किया था उसको कंप्लीट करने के बाद हम इस फ्रेंड की केयर करते हुए उसको वापस घर ले जाएंगे, जहां से हम आए थे वहां जाएंगे, ठीक है। सो कुछ इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होता। अगर इनकेस किसी को समझ में नहीं आया, किसी को कुछ दिक्कत हुई है, हालांकि यार ये जीपी इतनी ज्यादा बेटर थी नहीं जैसे आपको रियल एसएसबी में देखने को मिलती है, मतलब प्रॉब्लम्स आपको कुछ ऐसी ही मिलेंगी एंड आपको ग्राफ भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग सही से मेंशन नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द करेक्ट इन द करेक्ट फॉर्मेट। बट डोंट वरी, हम इससे रिलेटेड आप एक अलग सेशन कर देंगे, जैसा भी आप कमेंट करोगे या फिर हम अपने बैच में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। बाकी भैया आपको जीपी समझ में आई कि नहीं आई, क्या करना होता है एक्जैक्टली, मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई, मतलब पेड कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट एक बार यार कमेंट कर दिया करो, दिस मेक्स आवर कंप्लीट डे, मतलब वीडियो को लगता है कि हाँ भैया बनाया तो किसी के तो एटलीस्ट हेल्प में आई, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।